वीरभद्रपुर नाम के गांव में दो बहनें कविता और वाणी रहती थीं। बड़ी बहन कविता ने पुराणों में कांथारा के बारे में सुना था और उसकी पूजा करती थी, लेकिन छोटी बहन वाणी हमेशा उससे कहती कि ये बस एक कहानी है और उसे उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक दिन जब कविता कांथारा के बारे में किताब पढ़ रही थी, दीदी क्या पढ़ रही हो? वाणी ने पूछा तो उसने पढ़ना बंद कर दिया और कहा, कुछ नहीं, मैं बस बैठी ही थी। उसने किताब को छिपाने की कोशिश की। तब वाणी ने कांथारा की किताब को देख लिया। दीदी कितनी बार कहूं कि कांथारा केवल कहानी में है, तुम नहीं बदलोगी? हाँ। उसने किताब ले ली और चली गई। लेकिन कविता की इच्छा थी कि एक न एक दिन वो कांथारा को देखे। एक दिन किताबों में पढ़ते पढ़ते वो जंगल निकल गई और देर शाम तक कांथारा का इंतजार करती रही। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया। कविता को डर लगने लगा। तभी उसे किताब की कुछ पंक्तियां याद आई। उनमें कुछ इस तरह लिखा था, कांथारा असली है। यदि तुम वास्तव में उसे देखना चाहती हो तो तुमको अपने दिल में हिम्मत रखनी होगी। यदि तुम कायर हो तो वो तुमको दिखाई नहीं देगा। कांथारा के सामने आने पर डर गई और आंखें बंद कर ली तो उनके दर्शन हमेशा के लिए खो दोगी। यूं इस किताब में कांथारा के बारे में न जाने कितने शब्द लिखे हुए थे। उसे वे सब याद आने लगे। कांथारा, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ हो, भले ही कोई विश्वास न करे, मुझे आप पर विश्वास है। मैं बचपन से आपकी प्रार्थना कर रही हूँ, आपको एक बार देखना चाहती हूँ। क्या आप अपनी शिशा को दर्शन नहीं देंगे? वो वहीं बैठ गई और विनती करने लगी। क्योंकि वो पूरे मन से उनकी प्रार्थना कर रही थी, कांथारा आकर उसकी आंखों के सामने खड़े हो गए। जिस क्षण उसने उनकी आकृति देखी, वो घबरा गई, लेकिन उनकी पूजा करने लगी। सुनो कविता, मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण देखकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको देख लिया, ये मेरे जीवन के लिए काफी है। अब बस इस संतोष के साथ मैं अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। जब कविता ने इस समर्पण भाव से उनसे ऐसा कहा तो, कविता, किसी को मत बताना कि तुमने मुझे देखा। जरूरत पड़ने पर उन्हें मेरे बारे में पता चल ही जाएगा। कांथारा ने कहा और गायब हो गए। कविता बहुत खुश थी और घर वापस चली गई। फिर उसने कांथारा का एक चित्र बनाकर अपने कमरे में रखा और उनकी पूजा करने लगी, जिसे देखकर, अरे ये चित्र किसका है? बहुत सुंदर है। पूछने पर उसने कहा, वो कांथारा है, असल में ऐसे ही दिखाई देते हैं दीदी। कविता अपनी बहन को समझाने लगी, लेकिन वाणी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और चली गई। एक दिन कविता और वाणी एक गांव में पिकनिक मनाने के लिए गई। सभी ग्रामीण बड़े खुश थे। उसी समय एक छोटी बच्ची खेलती हुई जंगल के अंदर चली गई। जब माँ बाप को पता चला तो वो घबरा गए और उसे इधर उधर खोजने के लिए जंगल में निकल गए। उनके साथ कविता और वाणी भी पीछे पीछे चल पड़ी। वे जंगल में हर तरफ उस बच्ची की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उसी दिशा में दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक बाघ उस लड़की के चारों ओर घूम रहा है। उसे देखकर वे बहुत डर गए। गांव के लोग बाघ को लाठी से डराने लगे, लेकिन बाघ भी उन लोगों को डरा रहा था। तभी कविता अपने मन में, कांथारा स्वामी, वो बच्ची जो इतनी छोटी है, उसे अभी पूरी जिंदगी जीनी है, उसे इतनी जल्दी ना मारिए, उसे बचा लीजिए, वो बार बार कहने लगी। वाणी ने ध्यान दिया कि वो क्या बड़बड़ा रही है। क्या तुम अब भी उस कांथारा को बुलाने की कोशिश कर रही हो? अरे वो है ही नहीं, तुम्हारा उस पर भरोसा व्यर्थ है, वो इस तरह कहने लगी। तभी सबको पायल की छमछम सुनाई दी। उन्होंने उस आवाज को करीब आते हुए सुना। सब डरे हुए थे और उत्सुकता से देख रहे थे। तभी हवा का एक बड़ा बवंडर उठा और कांथारा सामने आए। उन्होंने बाघ को सख्त नजरों से देखा। तब बाघ ने उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप वहां से चला गया। ये देखकर सभी ग्रामीणों ने
उन्हें प्रणाम किया। अगर कोई समस्या है तो मैं हूँ, मुझे याद करो। उन्होंने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया। फिर कविता को देखकर मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। ये सब देखकर वाणी को कहना पड़ा, बहन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। आज तुमने अपनी भक्ति से एक लड़की का जीवन बचा लिया। वो अपनी बहन की प्रशंसा करने लगी। उस दिन से गांव वालों ने उस गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया और कांतारा की पूजा करने लगे। वाणी को भी अब उन पर श्रद्धा हो गई थी। कांतारा भी अपने बच्चों की तरह सबकी रक्षा। रामप्पा नाम के एक गांव में पद्मा और वीणा नाम की 2 बहनें रहती थीं। वे दोनों ईंटें पकाने और बनाने का काम करती थीं। वे इतनी अच्छी ईंटें बनाया करती थीं कि हर कोई उन्हीं से ईंटें खरीदना चाहता था। यदि कोई घर बनाता था तो उन्हीं से ईंटें खरीदता था। इतना करने के बाद भी उनका अपना घर नहीं था और वो एक तंबू में रहती थीं। दीदी, हम कब तक इस तंबू में रहेंगे? हम अपने लिए क्या कोई घर नहीं बना सकते हैं? पद्मा हंस दी और बोली, तू भी ना बड़ी बड़ी चीजों के सपने देखती है। घर बनाना मजाक है क्या? ढेर सारा पैसा खर्च होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि घर बना सके। तो फिर हमें अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना चाहिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, पूछेंगे। अभी बहुत रात हो गई है। फिर दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब वो काम पर गई तो वहाँ मैनेजर के आने का इंतजार करने लगी। अपना मैनेजर तो बड़ा कंजूस है, तुमको लगता है हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा वो? हाँ दीदी। वीणा को देखते हुए पद्मा बोली, पूछ कर देखना होगा कि वो क्या कहता है। ऐसे में ये आइडिया तो तूने ही मुझे दिया था। वे दोनों इस तरह बात कर रही थी कि तभी उनका मैनेजर आ गया। अरे तुम दोनों ने अब तक काम करना क्यों नहीं शुरू किया? उसने संदेह करते हुए उनसे पूछा। दोनों तय करने लगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मैनेजर ने उनकी बात सुन ली और सख्ती से बोला, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, मुझे ढेर सारे काम है। फिर पद्मा ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, आप जो वेतन दे रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ता। सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना हमारी, प्लीज। मैनेजर जोर से हंसा और क्या मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं? मैं तो इसे कम करने के बारे में सोच रहा था। धंधा एकदम मंदा चल रहा है। कह रही हो तो अगले साल बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ 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 ठीक है ना, अभी जाओ काम कर लो अपना। लेकिन पिछले साल भी आपने यही कहा था ना। जब उसने ऐसे कहा तो मैनेजर को गुस्सा आ गया। तनख्वाह बनका नहीं बढ़ेगी और आगे बोला तो तुम्हें काम से जरूर हटा दूंगा। उसने फटकारा और वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें सहम गईं। उस रात दोनों अपने टेंट में सो रही थीं। अचानक तेज बारिश होने लगी और रुकी ही नहीं, लगातार होती रही। इससे हर तरफ बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में बड़े बड़े घर बह गए। उनका वो तंबू भी बह गया। कुछ दिनों बाद बारिश थमी तो फिर से सभी काम पर लग गए। दीदी, अब तो हमारा तंबू भी नहीं बचा, क्यों ना अपने लिए घर बना ले? हाँ दीदी, उसने कहा। पद्मा ने गहराई से सोचा और ठीक है, हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएं? देखो, घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंट की जरूरत पड़ती है। ईंटों को पकाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और फिर बाद में रेत और सीमेंट भी, जिसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? दीदी, कुछ पैसे हैं ना, हम उनसे पकाने के लिए सामान खरीदेंगे और ईंट बेचेंगे तो कोई भी आसानी से खरीदेगा। सोच के देखो ना, उसने कहा। अगले दिन उन दोनों ने ईंटें बनाकर बेची। उन्हें जो पैसा मिला उससे उन्होंने कुछ और ईंटें बनाई। देखते ही देखते उन्होंने ईंटों का एक बड़ा कारखाना खड़ा कर लिया। फिर जो पैसा मिला उससे वे एक बड़ा घर बना पाए। अपना खुद का घर बनाने के बाद उन्होंने बहुत कम कीमत पर सस्ती ईंटें देकर और भी लोगों को उनका अपना घर बनाने में मदद की और एक पूरा कस्बा तैयार कर लिया।